सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी सृष्टि में जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी, चांद, सूरज, बृहस्पति, सभी ग्रह जो कहा गया है, पूरा ब्रह्मांड ये 5 तत्वों से बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्वों से हम बने हैं और 5 तत्वों में ही हम लोग विलीन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को जलाया जाता था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सृष्टि जैसी बाहर है वैसी ही भीतर है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और जो सृष्टि में बाहर हो रहा है वही भीतर चल रहा है। तो आयुर्वेद क्या है और इंसानी शरीर क्या है, तो मैं आपको पहले शरीर समझा देता हूँ थोड़ा सा। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। लगभग इंसानी शरीर में 250 अरब कोशिकाएं हैं। कितनी? 250 अरब कोशिकाएं। अब इसमें अगर हम बात करें साइंस की, तो सिर्फ 10% हमारी है, बाकी 90% पैथोजन है। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया और वायरस। तो यानी कि हम किससे बने हैं? पैथोजन से। और शरीर में कोशिकाएं कितनी हैं? 250 अरब। 1 अरब नहीं, 250 अरब। अब 250 अरब में 10% हमारी हैं, तो लगभग 25 अरब कोशिकाएं हो गई। कुछ साल पहले तक साइंस इसको 6 अरब मानती थी, लेकिन अब बोलती है 250 अरब कोशिकाएं हैं। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। जैसे हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सुसु जाते हैं, पॉटी करते हैं, वैसे ही कोशिका को भी ग्लूकोज चाहिए और बदले में उसको वेस्ट छोड़ना है, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। हमें नाक से मिलना क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और मिल क्या रहा है? स्कूटरों का धुआं, कारों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं। आजकल असूल से क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और पेड़ लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन वो खुद रख लेते हैं। पता है ना, वो पेड़ का तना, पत्ते सब उससे ही बनते हैं। और सूरज की रोशनी, ग्रहों की रोशनी तो पड़ ही रही है। तो इंसान और आयुर्वेद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब सृष्टि में इंसान बना, पेड़ पौधे तभी से हैं या उससे पहले से हैं? तो पेड़ पौधे और हमारा एक संबंध है, क्योंकि ये इस प्रकृति का हिस्सा है। एलोपैथी में केमिकल इस्तेमाल होते हैं, लेबोरेटरी में बने हुए। आयुर्वेद नहीं करता। आयुर्वेद नेचुरल है, जड़ी बूटियों से बना हुआ, हर्ब से बना हुआ। किसी दवाई में तना यूज होता है, किसी दवाई में पत्ते यूज होते हैं, किसी दवाई में जड़ यूज होती है, और किसी में पेड़ की छाल यूज होती है। जैसे आपने सुना होगा, अर्जुन की छाल बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए, अश्वगंधा अच्छी होती है स्किन के लिए, बॉडी के लिए, ब्रह्मी वटी दिमाग के लिए अच्छी होती है, जामुन से आप बोलते हो डायबिटीज के लिए फायदा होता है, हरड़ बहेड़ा आंवला, आपको त्रिफला के बारे में मालूम है, ऐसे त्रिकटू सुन रखा है आपने। तो आयुर्वेद के अंदर जितने भी नाम हैं, आयुर्वेद पूरा एक शास्त्र है, लेकिन उसके अंदर एक हर्ब्स का विज्ञान है। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो प्रकृति में उगती हैं, सृष्टि में उगती हैं। कोई धरती के ऊपर, कोई धरती के नीचे। किसी के पत्ते यूज होते हैं, किसी की छाल यूज होती है, किसी की जड़ यूज होती है। जैसे आप अदरक खाते हो, अदरक जमीन के अंदर उगती है। हल्दी खाते हो, जमीन के अंदर उगती है। प्याज भी नीचे उगता है, आलू भी नीचे उगता है, मूली भी नीचे उगती है, और गाजर भी नीचे उगती है। लेकिन ऊपर क्या उगता है? टमाटर ऊपर उगते हैं, प्याज ऊपर उगते हैं, नींबू ऊपर उगता है, आम का फल पेड़ के ऊपर लगता है। तो आपको ये सब कुछ मालूम है। तो अब इन तत्वों के अंदर जो धरती के अंदर उगते हैं तत्व, उन तत्वों को हम पृथ्वी तत्व, प्रधान तत्व बोलते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 मैंने बताया ना तत्व हैं। इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना है, इन्हीं से हमारा शरीर बना है। इनमें आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। और आयुर्वेद में जो भी उपचारात्मक पद्धति या रोगों को ठीक करने के तरीके बताए गए हैं, वो सभी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से, देश काल के हिसाब से तैयार किए हैं। क्योंकि आयुर्वेद की जो पद्धति है वो वात, पित्त और कफ पे आधारित है, और इसी से उपचार किया जाता है। और हमारा शरीर और उसमें होने वाले रोग भी वात, पित्त और कफ के संतुलन के बिगड़ने पे होते हैं। तो कफ का स्थान क्या है? ये स्थान, फेफड़ों का स्थान कफ का स्थान है। वायु का स्थान हमारी नाभि है, और पित्त का स्थान हमारा लीवर प्रदेश यानी कि बीच का प्रदेश है। तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों के बिगड़ने से ही
हमें बीमारी आती है, और वात पित्त कफ को संतुलित करने से ही हम स्वस्थ हो जाते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है। एक श्लोक देखिए स्क्रीन पर, सम दोषा समाग्नि सम धातु च मल क्रिया, यानी कि हमारे तीनों दोष वात पित्त कफ बैलेंस हो, सम अग्नि, अग्नि हमारी बिल्कुल स्थिर हो, अग्नि पूरी प्रदीप्त हो, धातुएं हमारी पूरी हो, धातुएं 7 तरह की होती हैं, और मल क्रिया, मल और मूत्र की क्रिया भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो। तो अगर हम वात पित्त कफ को संतुलित रखेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी, और आयुर्वेद इसी पर काम करता है। आयुर्वेद में नाड़ी देखकर, आपकी जीभ देखकर सब कुछ पता चल जाता है। तो अभी आप लोग जो तो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनको तो सब कुछ फोन पे बात करनी होती है, तो आपके पास फोन होता है, आप फोन में जीभ की फोटो मंगा सकते हो, आप उनकी रिपोर्ट्स मंगा सकते हो, और जो डॉक्टर भी पेशेंट से मिलता है वो नाड़ी चेक करते हैं, आपकी जीभ देखकर वात पित्त कफ की अवस्था देख लेते हैं, आपकी बॉडी में तत्व कौन सा इम्बैलेंस है वो देख लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आयुर्वेद में मानव शरीर के हर एक छोटे बड़े अंग तथा उससे संबंधित छोटी से लेकर बड़ी हर बीमारी की विस्तृत व्याख्या की गई है, और उनके उपचार में भी पूरा का पूरा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बताया गया है। हमारे आयुर्वेद की मुख्य संहिताएं कौन सी हैं? एक चरक, एक सुश्रुत। ऐसे तो आपने बहुत नाम सुनोगे, बागवट संहिता, निघंटू के बारे में सुना होगा, लेकिन जो मेन है चरक है। चरक के अंदर तो पूरा जड़ी बूटियों की नॉलेज, और सुश्रुत में जड़ी बूटियों की नॉलेज, उपचार की नॉलेज, और साथ में सर्जरी के बारे में भी बताया गया। सुश्रुत सर्जरी के पितामह कहे जाते हैं। सर्जरी मतलब जो भी ऑपरेशन कराते हो आप एलोपैथी में, तो जो सर्जरी एलोपैथी वाले यूज करते हैं वो एलोपैथी की नहीं है, वो आयुर्वेद की है। ऐसे ही बहुत कुछ है आयुर्वेद में। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, 400 साल की गुलामी थी भारत की, उस टाइम पे इन लोगों ने आयुर्वेद को छिन्न भिन्न कर दिया, आयुर्वेद को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी। 1897 में एक पैंडेमिक एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उस टाइम भारत में प्लेग नाम की महामारी फैली थी, और उस टाइम पे जितने भी लोग प्लेग की चपेट में आ रहे थे, उस टाइम पे उनका इलाज एलोपैथी से हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज तो एलोपैथी करते थे। और सुन लो, उस टाइम पे आयुर्वेद के वैद्यों को, उस टाइम पे जो ज्ञानी लोग थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया, उनको उठा के फांसी पे लटका दिया। तो आयुर्वेद को एक साजिश के तहत खत्म करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन हम लोग प्राचीन संस्कृति को आज भी बचा के रखे हुए हैं। उस वक्त बहुत सारे आयुर्वेद के विद्वानों ने, वैद्यों ने चिकित्सा करनी छोड़ दी थी। पहले क्या होता था, आपकी नॉलेज को आप अगली पीढ़ी को देते थे। तो 1897 में जब अंग्रेजों ने कानून बनाया पैंडेमिक एक्ट और जेलों में डालना शुरू करा, तो बहुत सारे वैद्यों ने अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों के शासनकाल में डर की वजह से बहुत सारे वैद्यों ने चिकित्सा करनी ही छोड़ दी। तो उस टाइम से एलोपैथी ने घर पसार लिए, और अंग्रेजों ने इंग्लिश बोलते थे, हम भारतीय लोग उनकी बातों में आकर आयुर्वेद को कमजोर समझते थे, एलोपैथी को अच्छा समझते थे। हमें लगता था ये कड़वी दवाई, काढ़ा, ये गोलियां कौन खाएगा, कड़वी कड़वी गोलियां। तो वो क्या करते, अंग्रेजों की सफेद गोलियां हमें पसंद आती थी। तो एलोपैथी ने इस तरह भारत में पैर पसारे थे। एलोपैथी में मैं आपके सबके सामने बोलना चाहता हूं, एक भी बीमारी का इलाज नहीं है। बीपी है जिंदगी भर गोली खाओ, शुगर है जिंदगी भर गोली खाओ, थायराइड है जिंदगी भर गोली खाओ। गोली कब तक खाओ कोई नहीं बताते। पहले अंग्रेज 1947 तक भारत में गोलियां खिलाकर, गोलियां मारकर हमें मारते थे, और अब हमें गोलियां खिलाकर मारते हैं। अब आप बोलोगे एमबीबीएस डॉक्टर तो हमारे देश के हैं, हमारे देश के जरूर हैं, लेकिन जो ये पढ़ाई पढ़ के आते हैं, ये यूरोपियन पढ़ाई, ब्रिटिश की पढ़ाई पढ़ के आते हैं, जो कि अंग्रेजों की बनाई किताबें हैं। एमबीबीएस की किताबें सब अंग्रेजों की बनाई हुई हैं। ये तन से तो भारतीय होते हैं, लेकिन मन से ये विदेशी बन जाते हैं। इनको सबको जो सिखाया जाएगा ये तो उसी को मानेंगे ना। ये तो अब हमें सोचना है आयुर्वेद वालों को कि कैसे आयुर्वेद को आगे लेके आना है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोबारा फिर कि आयुर्वेद ना केवल बीमारियों के बारे में बताता है, बल्कि बीमारी की जड़ तथा उसके कारण के बारे में भी स्पष्ट जानकारी देता है। जबकि किसी भी एलोपैथी उपचार में बीमारी की जड़, आहार विहार के बारे में बात ही नहीं की जाती, परंतु आयुर्वेद हमें सही आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, योगा, ध्यान, प्राणायाम तथा जीवन यापन के सही व अनुशासित तरीकों को भी सिखाता है।
जो कि आधार है हमारे उत्तम स्वास्थ्य का और आनंदपूर्ण जीवन का।